चौहान की कार जो कि खराब होने की वजह से एक वर्कशॉप में खड़ी थी, इसलिए उसने खबर को फोन करके कहा था कि वो कार लेकर उसके फ्लैट पर आ जाए और फिर वो दोनों इकट्ठे ही मार्विस कार और उसके मालिक की तलाश में निकलेंगे। खबर शहर के जुनूबी हिस्से में रहता था। उसे चौहान तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त लग सकता था। इसलिए चौहान ने सोचा कि उसे सुपर एशिया रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लेना चाहिए, फिर काम की मसरूफियत में उसे वक्त मिले न मिले। उसका ख्याल था कि खबर के आने से पहले ही खाना खाकर फारिग हो जाएगा, इसलिए वो इस रेस्टोरेंट की तरफ आ गया था। लेकिन हॉल को खचाखच भरा देखकर वो मायूस हो गया कि शायद वो आज यहाँ खाना ना खा सकेगा। वो वापस पलटने ही लगा था कि अचानक उसकी नजरें बाएं कोने में एक मेज पर पड़ी। वहाँ एक खुशपोश नौजवान अकेला बैठा था। वो नौजवान चाय पी रहा था। उस नौजवान को अकेला देखकर चौहान ने सोचा कि उससे बात करनी चाहिए, शायद वो बैठने की इजाजत दे दे और उसे खाने पीने का मौका मिल जाए। वैसे भी नौजवान चाय ही पी रहा था, उसके सामने खाना तो लगा भी नहीं हुआ था कि वो चौहान को इनकार करता। चुनाचे चौहान उसकी तरफ बढ़ गया। माफ कीजिएगा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? चौहान ने उस नौजवान के नजदीक जाकर निहायत शाइस्ता लहजे में कहा। नौजवान चाय पीता हुआ गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। उसकी आवाज सुनकर वो यूं चौंका जैसे वो उसकी आमद से कतई बेखबर रहा हो। चौहान ने हल्के ब्लू कलर का सूट पहन रखा था। उसके कोट के कॉलर पर पिंक कलर का एक खूबसूरत गुलाब का फूल बना हुआ था। ये फूल एक बैज की शक्ल का था जो चौहान अपने हर लिबास पर लगाता था। ये बैज असल में उसके वालिद ने उसे बचपन में दिया था। गोल्डन बैज में बना हुआ गुलाब का फूल और उसकी पंखड़ियां बेहद खूबसूरत थी, जिनमें सुनहरे रंग के डॉट्स थे। चौहान ने बचपन से इस बैज को संभाल रखा था। शुरू में वो इसे इस्तेमाल नहीं करता था, मगर फिर उसने इस बैज को कोट के कॉलर पर लगाना शुरू कर दिया। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को इस बैज की अहमियत का इल्म था, इसलिए वो इसके बारे में चौहान से कोई बात नहीं करते थे। नौजवान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी नजर उस बैज पर पड़ गई तो उसने मुंह बंद कर लिया। बैठो, नौजवान ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह नागवारियत का अंसर था। देखिए, यहाँ कोई मेज खाली नहीं है, मैं खाना खाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं यहाँ खाना मंगवा लूँ। चौहान ने उसकी नागवारियत को महसूस करते हुए कहा। कहा है ना, बैठ जाओ, नौजवान ने उसी अंदाज में कहा तो चौहान शुक्रिया कहकर और मेज के नीचे से कुर्सी निकालकर उसके सामने बैठ गया। नौजवान तेज नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उसी लम्हे वेटर तीर की तरफ वहां आ गया। यस सर, वेटर ने खुश अखलाकी से कहा। आप कुछ लेंगे जनाब? चौहान ने अखलाकन नौजवान से पूछा। नहीं, तुम अपने लिए मंगवा लो, मैं खा चुका हूँ, नौजवान ने कहा। तो चौहान वेटर को अपना ऑर्डर नोट कराने लगा। वेटर ऑर्डर नोट करके वहां से हट गया। क्या नाम है तुम्हारा? नौजवान ने चौहान को गौर से देखते हुए कहा। जी, मुझे वाजिद हुसैन कहते हैं। और आप? चौहान ने कहा। हाशिम, हाशिम अब्बास, नौजवान ने कहा। खुशी हुई आपसे मिलकर, चौहान ने कहा। मुझे भी, नौजवान ने कहा। उसके लहजे में कड़वाहट थी जिसे चौहान साहब महसूस कर रहा था। नौजवान ने जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरे और खाली कप रखकर उठ खड़ा हुआ। खाना खाकर रेस्टोरेंट के वॉशरूम नंबर 3 में चले जाना। पानी की टैंकी में पार्सल मौजूद है, वो ले जाकर सिकंदर को दे देना। उससे कहना कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए और अब वो मुझे भूल जाए। नौजवान ने अटालियत जुबान में चौहान से मुखातिब होकर कहा। इससे पहले कि चौहान उससे कुछ कहता, नौजवान शुगर पॉट के नीचे एक नोट रखकर तेज तेज चलता हुआ आगे बढ़ गया और फिर रुके बगैर रेस्टोरेंट से निकलता चला गया। उसने जिस अंदाज में चौहान से कहा था, इससे चौहान बेख्तियार चौंक पड़ा। नौजवान हाशिम शायद किसी और का मुंतजिर था। वो शायद आने वाले शख्स को नहीं पहचानता था। उसने चौहान को ही अपना मतलूबा शख्स समझ लिया था, मगर क्यों? चौहान ने तो उससे कोई ऐसी बात नहीं कही थी। रेस्टोरेंट के वॉशरूम नंबर 3 के पानी की टैंकिंग में उसे किसी पार्सल के रखने की क्या जरूरत थी? वो किसी सिकंदर की बात कर रहा था। इस पार्सल में ऐसा क्या था जो उस नौजवान ने उसे किसी के हाथों में देने की बजाय वॉशरूम की पानी की टैंकी में छुपा दिया था? चौहान मुसलसल सोच रहा था। वो सीक्रेट एजेंट था, इसलिए उसे ये मामला अजीब और पुरअसरार सा लगने लगा था। इसलिए उसने नौजवान हाशिम के पीछे जाने और उसे ये बताने की जरूरत नहीं समझी थी कि वो उसका मतलूबा शख्स नहीं है। नौजवान हाशिम की नागवारियत और उसका अटलियन अंदाज में बात करना भी चौहान को खटक रहा था। चौहान ने पलट कर देखा तो वो नौजवान रेस्टोरेंट से निकल चुका था। चौहान ने एक लम्हा तवक्कुफ किया और उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे वेटर उसका ऑर्डर ट्रे में लिए वहां आ गया। वॉशरूम कहाँ है? चौहान ने वेटर से मुखातिब होकर पूछा। काउंटर के दाएं तरफ दरवाजा खोलकर अंदर चले जाएं। राइट हैंड मुड़ेंगे तो आपको वॉशरूम्स नजर आ जाएंगे, वेटर ने कहा। तो चौहान असबात में सर हिलाता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ गया। काउंटर के दाएं तरफ एक दरवाजा था। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। सामने एक तवील राहदारी थी। दाएं बाएं होटल की तर्ज के कमरे थे और राहदारी के इख्तिताम पर 2 अतराफ रास्ते थे। चौहान तेज तेज चलता हुआ आगे बढ़ा और दाएं तरफ मुड़ गया। सामने एक बड़ा सा दरवाजा खुला हुआ नजर आ रहा था जिस पर वॉशरूम लिखा हुआ था। चौहान अंदर गया तो उसे दाएं बाएं 10 वॉशरूम्स दिखाई दिए। वॉशरूम्स के दरवाजों पर बाकायदा नंबर दर्ज थे। चौहान 3 नंबर वॉशरूम के पास आ गया। वॉशरूम का दरवाजा खुला था, जिसका मतलब था कि अंदर कोई नहीं है।
चौहान अंदर दाखिल हुआ और उसने दरवाजा बंद कर दिया। सामने दीवार पर सफेद रंग की एक छोटी सी टैंकी थी। चौहान ने आगे बढ़कर उस टैंकी का ढक्कन उठाया तो टैंकी में एक प्लास्टिक बैग दिखाई दिया। हाशिम ने शायद टैंकी को पानी सप्लाई करने वाली टूटी बंद कर दी थी, इसलिए टैंकी में पानी मौजूद नहीं था। चौहान ने प्लास्टिक का बैग उठाया और उसे खोलकर उसमें देखने लगा। प्लास्टिक बैग में एक छोटा सा कैन मौजूद था। चौहान ने कैन निकाला और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। ये आम कोल्ड ड्रिंक्स टाइप का कैन था, मगर इस कैन पर किसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी का नाम नहीं था। सादा कैन सील्ड था। क्या हो सकता है इसमें? चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिर उसने कुछ सोचकर कैन को जेब में रखा और प्लास्टिक बैग वापस टैंकी में डालकर उसका ढक्कन बंद कर दिया। वॉशरूम से निकलकर उसने हाथ धोए और फिर वहां से निकलता चला गया। हॉल में आकर वो अपनी मेज की तरफ बढ़ा और फिर वहां एक दूसरे नौजवान को बैठे देखकर चौंक पड़ा। उस नौजवान ने भी हल्के ब्लू कलर का सूट पहन रखा था। चौहान जो चीज देखकर चौंका था वो पिंक कलर का गुलाब का फूल था, जो उस नौजवान के कोट के कॉलर पर लगा हुआ था। वो गुलाब का फूल चौहान के कोट के कॉलर पर लगे बैज से बड़ा था, लेकिन उसका डिजाइन चौहान के गुलाब के फूल से मिलता जुलता था। उस गुलाब के फूल को देखकर चौहान के जहन में सरसराहट सी होने लगी। वो समझ गया कि यही वो नौजवान है जिसका हाशिम नामी नौजवान इंतजार कर रहा था, और इस नौजवान ने हाशिम को यकीनन पिंक रोज की निशानी बताई थी, जिसकी वजह से हाशिम धोखा खा गया था और उसने इस पिंक रोज की ही वजह से चौहान को अपना मतलूबा शख्स समझ लिया था। इस शख्स की नजर अभी चौहान पर नहीं पड़ी थी। चौहान ने तेजी से अपने कोट के कॉलर पर लगे हुए पिंक रोज का बैच उतारकर जेब में डाल लिया और मेज के करीब आ गया। माफ कीजिए, यहाँ मैं बैठा हूँ, चौहान ने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा। क्या ये ऑर्डर आपका है? उस नौजवान ने चौंक कर पूछा। जी हाँ, चौहान ने कहा और दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। ओ सॉरी, मैं समझा था ये ऑर्डर मेरे दोस्त का है। असल में ये मेज उसने रिजर्व करा रखी थी और उसने मुझे यहीं बुलाया था। पता नहीं वो अब तक क्यों नहीं आया। नौजवान ने चौहान से माजरत करके रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। आपका दोस्त? ओ, कहीं आपका नाम वाजिद हुसैन तो नहीं? चौहान ने कुछ सोचकर कहा तो नौजवान बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, यही मेरा नाम है, मगर आप? नौजवान ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। आप जिस दोस्त का इंतजार कर रहे हैं उनका नाम गालिबन हाशिम अब्बास है, चौहान ने कहा। हाँ, मगर आप कैसे जानते हैं? और नौजवान ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। यहाँ थोड़ी देर पहले एक साहब बैठे थे, वो यहाँ अकेले चाय पी रहे थे। मैंने उनसे बैठने और खाना खाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया था। उन्होंने चाय खत्म की और मुझसे कहा कि थोड़ी देर बाद उनके एक दोस्त आएंगे जिनका नाम वाजिद हुसैन है, मैं उन्हें उनका एक पैगाम दे दूं। चौहान ने कहा। क्या पैगाम है? क्या कहा था उसने? नौजवान ने कहा। उसके लहजे में तशवीश का अंसर था। उन्होंने कहा था कि आप सिकंदर साहब से जाकर कहते कि अभी उसका काम नहीं हुआ, जैसे ही काम होगा वो खुद उसे इत्तला देगा। इस दौरान सिकंदर साहब उनसे कोई राब्ता न करे। चौहान ने बात बनाते हुए कहा। ओ, और कुछ? नौजवान ने होठ चबाते हुए कहा। जी नहीं, उन्होंने बस इतना ही कहा था, चौहान ने जवाब दिया। क्या आप सच कह रहे हैं? नौजवान ने उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा। क्या मतलब? मुझे भला आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? चौहान ने मुंह बनाकर कहा। ओ नहीं, मैं वैसे ही कह रहा था। बहरहाल क्या बता सकते हैं? उसे गए कितनी देर हुई है? नौजवान ने कहा। उन्हें गए ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट हुए होंगे, चौहान ने कहा। ओके, थैंक यू, नौजवान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अरे एक मिनट, चौहान को जैसे कोई ख्याल आया। उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक सफेद रंग का प्लास्टिक कार्ड निकाल लिया। हाशिम साहब ने ये कार्ड दिया था और कहा था कि सिकंदर साहब अगर उनसे राब्ता करना चाहे तो वो इन नंबरों पर उनसे बात कर ले। चौहान ने कार्ड नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नौजवान ने कार्ड लिया और उसे गौर से देखने लगा। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि उसने आपसे और कुछ नहीं कहा था और सिकंदर साहब उससे राब्ता ना करे, फिर ये कार्ड? नौजवान ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए चौहान को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। वो असल में मुझे कुछ कुछ भूल जाने की बीमारी है, चौहान ने जैसे शर्मसार से लहजे में कहा तो नौजवान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। और सोच लो, शायद उसने कुछ और भी कहा हो, नौजवान ने कहा। जी नहीं, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। आप खाना खाएंगे? चौहान ने कहा। नहीं शुक्रिया, नौजवान ने कहा और दोबारा उठ खड़ा हुआ और तेज तेज कदम उठाता काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। चौहान का हाथ गैर महसूस अंदाज में अपने दाएं कान की तरफ गया। उसने कान के लो का हल्का सा प्रेस किया था तो उसके अंगूठे पर लगा हुआ एक छोटा सा तिलनुमा आला उसकी कान की लो पर चिपक चुका था, जो उसने व्हाइट कार्ड से उतार लिया था। आले में से खटपट की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो इस रेस्टोरेंट की थी। चौहान ने नौजवान को जो कार्ड दिया था उसकी तह में एक वॉइस कैचर चिप फिट थी, जिसका रिसीवर उस आले में था जो उसने कान के नीचे लगा लिया था। नौजवान तेज तेज कदम उठाता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया तो चौहान इत्मीनान भरे अंदाज में खाना खाने में मसरूफ हो गया। कान के नीचे लगे हुए आले में से मुसलसल आवाजें आ रही थी, जिसमें इंसानों की आवाजों के साथ ट्रैफिक का शोर और हॉर्नों की आवाजें भी शामिल थी।
नौजवान शायद सड़क की तरफ गया था। चंद लम्हों बाद वो आवाजें हल्की हो गई और चौहान को किसी टेलीफोन के डायल घूमने की आवाज सुनाई दी। नौजवान शायद किसी पब्लिक बूथ में से किसी को फोन मिला रहा था। चौहान ने कान की लो को पकड़कर आले को प्रेस किया तो रिसीवर से आने वाली आवाज कदरे तेज हो गई। यस, सिकंदर स्पीकिंग। रास्ता मिलते ही चौहान को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वाजिद बोल रहा हूँ। जवाब में चौहान को उस नौजवान की आवाज सुनाई दी जिसे उसने व्हाइट कार्ड दिया था जिस पर एक फर्जी नंबर दर्ज था। यस वाजिद, सैंपल मिल गया। दूसरी तरफ से सिकंदर की आवाज आई। नहीं बॉस, डॉक्टर हाशिम मेरे पहुंचने से पहले निकल गया था। वाजिद ने कहा। निकल गया था? क्या मतलब? दूसरी तरफ से सिकंदर की तेज आवाज सुनाई दी। यस बॉस, वाजिद ने कहा और फिर उसने चौहान की बताई हुई बातें सिकंदर को बता दी। हैरत है, ये कैसे हो सकता है? उसने खुद मुझे फोन किया था कि सैंपल उसके पास है, फिर वो तुम्हें सैंपल दिए बगैर कैसे जा सकता है? और उस नौजवान को उसने ऐसा पैगाम क्यों दिया है? सिकंदर ने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ बॉस, उस अहमक नौजवान ने मुझे कार्ड दिया है और कहा है कि अब डॉक्टर हाशिम से कार्ड पर लिखे नंबर पर बात करे। वाजिद ने कहा। नंबर नोट कराओ। न जाने वो अहमक क्या करता फिर रहा है। सिकंदर की गुस्सैली आवाज सुनाई दी और वाजिद उसे चौहान के दिए हुए कार्ड पर दर्ज नंबर नोट कराने लगा। तुम उस नौजवान पर नजर रखो, मुझे न जाने क्यों मामला मशकूक मालूम हो रहा है। आखिर हाशिम को उस नौजवान को पैगाम देने की क्या जरूरत थी? ये बात वो मुझे फोन पर भी बता सकता था। सिकंदर ने कहा तो चौहान चौंक उठा। यस बॉस, वाजिद ने कहा। फिर चौहान को आवाज सुनाई न दी। चौहान उस वक्त खाना खत्म कर चुका था। उसने हाथ साफ किए और वेटर को बुलाकर उसे बिल लाने को कहा। वेटर चंद ही लम्हों में बिल ले आया। चौहान ने जेब से बटुआ निकाला और उसमें से एक बड़ा नोट निकालकर वेटर को थमा दिया। बाकी तुम रख लेना, चौहान ने कहा तो वेटर ने शुक्रिया कहकर दांत नकूस दिए। वाजिद नामी नौजवान उस पर नजर रखने के लिए अभी रेस्टोरेंट में नहीं आया था। चौहान कुछ सोचकर दोबारा वॉशरूम की तरफ चला गया। उसने वॉशरूम में जाकर अपना कोट उतारकर उसे उलटकर पहन लिया। कोट दोहरा था, दूसरी तरफ का रंग पहले रंग से गहरा था। चौहान ने हाथ की उंगलियों से सर के बालों की सेटिंग बदली। कोट की अंदरूनी जेब से उसने मूछें निकालकर होठों पर चिपकाई और फिर जेब से एक चश्मा निकालकर आंखों पर लगा लिया। अपना हुलिया बदलकर वो वॉशरूम से निकल आया और फिर दोबारा हॉल में आ गया। काउंटर के पास वाजिद खड़ा था और परेशान निगाहों से उसे इधर उधर देख रहा था। उसने चौहान पर उचड़ती हुई नजर डाली, फिर उसने एक वेटर को इशारे से अपने पास बुला लिया। चौहान समझ गया कि वो उसके बारे में उस वेटर से पूछेगा। वेटर उसे बता देगा कि वो वॉशरूम की तरफ गया है तो वाजिद लाजमन इस तरफ चला जाएगा। वाजिद के पास चूंकि वॉइस कैचर चिप वाला खास कार्ड था और उसका रिसीवर चौहान के पास था, इसलिए चौहान ने वहां रुकना मुनासिब न समझा था, इसलिए वो रेस्टोरेंट से निकलता चला गया। वो इस मामले को बाद में देखने का सोच रहा था क्योंकि उसके फ्लैट में खबर पहुंचने ही वाला था जिसे फोन करके उसने बुला लिया था। ब्लैक जैक, तुम ब्लैक जैक ही हो ना? इमरान के मुंह से हैरतज़दा आवाज निकली। मैं जानता था तुम जैसा शातिर इंसान मेरी आवाज फौरन पहचान लेगा। दूसरी तरफ से ब्लैक जैक ने हंसकर कहा तो हैरत की शिद्दत से इमरान के कानों के लोहे तक सुर्ख हो गई। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसा शैतान हलाक होकर भी मुझसे बात करने की कोशिश कर सकता है, और वो भी मेरी एक साथी की वॉइस ट्रांसमीटर पर। हैरत है ओवर। इमरान ने फौरन अपने मखसूस मूड में आते हुए कहा। अलबत्ता उसके चेहरे पर हुनूस हैरत के बादल मंडरा रहे थे। तुमने ब्लैक जैक को करने वाला समझ लिया था इमरान। अगर तुम जैसे इंसान के हाथों ब्लैक जैक हलाक होने वाला होता तो अब तक सैकड़ों बार हलाक हो चुका होता। ओवर, ब्लैक जैक ने कहा। तो फिर तुम जिनके हाथों हलाक हो सकते हो मुझे उनके नाम ही बता दो ताकि मैं उनके हाथ पैर तोड़कर उनसे दरख्वास्त कर सकूं कि वही तुम्हें मुल्क अदम भेज दे। ओवर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बको मत, मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कॉल नहीं की। ओवर, ब्लैक जैक ने गुस्से से कहा। तो क्या तुम्हारा अपनी बकवास सुनाने का मूड है? ओवर, इमरान ने फौरन कहा। शट अप, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है कि तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं हलाक हो चुका हूँ। मैं जिंदा हूँ। मैं कुछ अरसे के लिए मंजर से गायब जरूर हो गया था, मगर अब मैं दोबारा वापस आ गया हूँ। ब्लैक जैक की वापसी हो चुकी है और ये वापसी सिर्फ तुम्हारी मौत के लिए हुई है। मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होकर आया हूँ। इस बार तुम मेरे टारगेट हो। मैं तुम्हें इंतहाई भयानक मौत मारूंगा, इसलिए अभी से काउंटडाउन शुरू कर दो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। ओवर, दूसरी तरफ से ब्लैक जैक की गुर्राती हुई आवाज सुनाई थी। और ये काउंटडाउन कितने सालों तक मोहित होगा? ओवर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लहजे में गहरा तंज था। साल। सालों तक जिंदा रहने का ख्वाब देखना छोड़ दो इमरान। तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं। इन 48 घंटों में तुम अपने दिल की तमाम हसरतें पूरी कर लो। अगर मुझे तलाश करना चाहो तो वो भी कर लो। मैं तुम्हारे पास होते हुए भी तुमसे बहुत दूर हूँ। 48 घंटे बाद मैं खुद तुम्हारे सामने आऊंगा और वो लम्हा तुम्हारी मौत का लम्हा होगा। ओवर, ब्लैक जैक ने कहा। उसके लहजे में गुरूर ही गुरूर भरा हुआ था। बहुत ऊंचा उड़ रहे हो प्यारे।
वैसे बाय द वे, जहन्नुम के किस तबके से बोल रहे हो और उस तबके के दारोगा ने तुम्हें बोलने की इजाजत कैसे दे दी है? ऊपर इमरान ने कहा, मैं जहन्नुम से नहीं पाकिस्तान से ही बोल रहा हूँ। अपने साथी की वॉइस ट्रांसमीटर से भी अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें कि मैं पाकिस्तान में हूँ? ऊपर ब्लैक जैक ने कहा, मेरी साथी की दादी ने वफात पाने से पहले आखिरी वसीयत की थी कि तदफीन के वक्त उसके साथ वॉइस ट्रांसमीटर जरूर होना चाहिए। वो जहन्नुम में जाएगी या बहिश्त में, इसकी इत्तला वो अपनी पोती को जरूर देगी। हो सकता है वो गलती से जहन्नुम में पहुंच गई हो और तुमने उससे वॉइस ट्रांसमीटर हथिया लिया हो। आखिर तुम शैतान जो ठहरे। ऊपर इमरान ने कहा, मौत तुम्हारे बहुत करीब है इमरान, बहुत ही करीब। ऊपर दूसरी तरफ से ब्लैक जैक ने गुर्रा कर कहा, बहुत अच्छा भाई, वैसे एक बात तो बताओ, तुम वाकई ब्लैक जैक हो या ब्लैक जैक के भूत? मेरा मतलब है घोस्ट। ऊपर इमरान ने कहा, घोस्ट, बहुत खूब, तुमने मुझे अच्छा नाम दिया है। मैं वाकई घोस्ट बन चुका हूँ, एक अनोखा और ताकतवर घोस्ट जिसको देखकर तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। ऊपर ब्लैक जैक ने कहा, अगर तुम्हारी दुम हुई तो वाकई मेरे पसीने छूट जाएंगे। मैंने सुना है दुमदार भूत वाकई बेहद खतरनाक होते हैं। ऊपर इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो दूसरी तरफ से जैसे ब्लैक जैक की नाक से सांड जैसी आवाजें निकलने लगी। मैं बहुत जल्द तुम्हारी ये सारी शौकी खत्म कर दूंगा इमरान, इंतजार करो। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए कहा और उसके साथ ही उसने राब्ता खत्म कर दिया। अरे अरे, इतनी जल्दी भाग गए, अभी तो मेरा लाहौर पढ़ना बाकी था, इमरान ने कहा और फिर उसने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हैरत है, अगर ये वाकई ब्लैक जैक है तो फिर वो कौन था जिसकी लाश के टुकड़े ब्लैक जैक के हेडक्वार्टर में मिले थे? और अगर वो ब्लैक जैक नहीं था तो वहां से मुझे रेड नोटबुक कैसे मिल गई थी? इमरान ने हैरानी के आलम में खुद कलामी करते हुए कहा। उसे याद था कि ब्लैक जैक मास्टर जोजो के अड्डे से जब उससे रेड नोटबुक लेकर गायब हुआ था तो उसने जो लिबास पहन रखा था वैसा ही लिबास उस लाश के टुकड़ों पर भी था। फिर सबसे बड़ी बात, इमरान को वहां असली रेड नोटबुक मिली थी। उसने ब्लैक जैक को ट्रांस में लेकर उससे शीशे के सुतून में बारीक कोरोना वायर लगवाई थी। ब्लैक जैक अपनी इजाद के जरिए जब भी गायब होता था तो वो उसी शीशे के सुतून में जाहिर होता था और हुआ भी ऐसा ही था। मास्टर जोजो के अड्डे से ब्लैक जैक जब रेड नोटबुक लेकर गायब हुआ तो इमरान ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में उसके हेडक्वार्टर में पहुंच गया था। शीशे के सुतून में बाकायदा लाश के टुकड़े मौजूद थे, टुकड़ों में लिबास भी ब्लैक जैक का ही था। फिर असली रेड नोटबुक का मिलना, अगर वो ब्लैक जैक नहीं था तो इमरान को वहां से रेड नोटबुक कैसे मिल गई थी जिसके लिए ब्लैक जैक ने इस कदर तगवदू की थी? ब्लैक जैक इस आसानी से डॉक्टर साकिब के आईबी फॉर्मूले की रेड नोटबुक वहां छोड़कर नहीं जा सकता था। अगर वो वाकई ब्लैक जैक था और हलाक हो चुका था तो ये ब्लैक जैक कौन था जिसने अभी उससे जूलिया के वॉइस ट्रांसमीटर पर बात की थी? इमरान का जहन मुसलसल कलाबाजियां खा रहा था। वो इस बात पर हैरान था कि जूलिया जैसी ज़हीन लड़की ब्लैक जैक के हाथ कैसे लग गई थी, वो कहाँ थी और ब्लैक जैक को उसकी मखसूस फ्रीक्वेंसी का इल्म कैसे हो गया था? लगता है मैं नींद में हूँ और ब्लैक जैक घोस्ट बनकर मेरे ख्वाब में आकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, इमरान ने सर झटकते हुए कहा। उसने अपने हाथ को दांतों में लेकर काटा तो बेख्तियार उछल पड़ा। अरे बाप रे, मैं तो जाग रहा हूँ, इसका मतलब है मैं ख्वाब नहीं देख रहा। ब्लैक जैक वाकई वापस आ गया है, उसे तो मैंने हलाक कर दिया था। लगता है अब जिस ब्लैक जैक की वापसी हुई है वो यकीनन उसके घोस्ट की वापसी हुई है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ठीक है मिस्टर घोस्ट और ब्लैक जैक, अगर तुम भूत बनकर आए हो तो मुझे भी आमिल कामिल बनकर तुमसे निपटना आता है। जोसेफ ने जिस तरह शंकारा जैसी बदरू को चांदी की बोतल में कैद किया था, तुम्हारे भूत को भी मैं किसी बोतल में बंद कर दूंगा, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने सर झटका और दोबारा कार स्टार्ट करके सरदावर की जानिब रवाना हो गया। सरदावर से मिलकर उसने उन्हें सारी तफसील बता दी। ये सुनकर कि व्हाइट पैलेस की तस्वीर मुजरिमों के पास देखी गई है, सरदावर भी परेशान हो गए थे। इमरान ने उनसे उन अफराद के बारे में तफसीलात पूछी जो 0011 की स्टोरेज करते थे। फिर इमरान ने फर्दन उन सब अफराद से मुलाकात की, मगर उसने जहानत से मुशाहिदा किया कि उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं था। इमरान ने उनके जहनों में भी झांका था, लेकिन वो सब वाकई बरीउज़्ज़मा थे। उनमें से किसी ने व्हाइट पैलेस की तस्वीर नहीं ली थी। इमरान ने उन कंटेनरों के ड्राइवरों को भी टटोला था, लेकिन उनका ताल्लुक मिलिट्री से था और वो भी किसी तरह इस मामले में मुलविस नहीं थे। अब क्या कहते हो? सरदावर ने इमरान के साथ वापस लेबोरेटरी में आते हुए कहा। वो इस सारे मामले में इमरान के साथ साथ थे। समझ में नहीं आ रहा, अगर इन लोगों के हाथ साफ है तो फिर व्हाइट पैलेस की तस्वीर कौन उतार सकता है और कैसे? इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, सरदावर ने कंधे उचकाते हुए कहा। इन अफराद के अलावा और कौन कौन व्हाइट पैलेस के बारे में जानता है? इमरान ने चंद लम्हे सोचने के बाद सरदावर से पूछा। हुकूमत के चंद आला ओहदेदारों के अलावा ये तमाम अफराद हैं जिनसे तुम मिल चुके हो, और हाँ, एक शख्स और भी है, सरदावर ने अचानक चौंकते हुए कहा। कौन? इमरान ने भी चौंक कर कहा। डॉक्टर हाशिम, सरदावर ने कहा। डॉक्टर हाशिम? ओ, कहीं आप
प्रोफेसर मुनीर हुसैन के बेटे की बात तो नहीं कर रहे? इमरान ने कहा। हाँ, वो 93 लेबोरेटरी का केमिकल्स कंट्रोलर है। उसके पास 0011 के सैंपल भी रखे जाते हैं। हम वो सैंपल उनसे मंगवाकर उन पर तजुर्बात करते रहते हैं। सरदावर ने कहा। ओ, क्या वो आप लोगों के साथ व्हाइट पैलेस गया है? इमरान ने पूछा। शुरू में वो हमारे साथ जाता था। उस वक्त वो व्हाइट पैलेस के ड्रमों से ही सैंपल निकालता था, मगर अब हम उसे खुद ही सैंपल मुहैया कर देते हैं, इसलिए उसे साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहरहाल वो व्हाइट पैलेस की तमाम लोकेशन से आगाह है, सरदावर ने कहा। इस वक्त मसला लोकेशन का नहीं, तस्वीर का है कि वो तस्वीर किसने और कब उतारी थी। अगर उन्हें लोकेशन का पता होता तो वो आम गुंडों के जरिए व्हाइट पैलेस को तलाश न करते फिरते, इमरान ने कहा। वैसे तुम जिस कैमरे की बात कर रहे हो वो तस्वीर उस कैमरे की उतरी हुई नहीं होगी, क्योंकि व्हाइट पैलेस की सेफ्टी का तमाम तर काम मैंने किया है और उसे इन जैसे कैमरों से भी महफूज रखने का इंतजाम किया गया है। अगर फिर भी किसी तरह इस कैमरे से तस्वीर उतार दी गई होती तो व्हाइट पैलेस के कंप्यूटर हमें फौरन उसका कौशन दे देते, सरदावर ने कहा।